नमस्कार। राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज पर। चर्चा चल रही थी करंट अफेयर्स के ऊपर। जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर विस्तृत चर्चा कर रहे थे। इसके साथ साथ में एनसीईआरटी की जो किताब थी उसके बारे में भी अध्ययन कर रहे थे। करंट अफेयर्स की चर्चा के फलस्वरूप आज जो अपनी तारीख है वो है 1 जुलाई, मंथ का पहला दिन। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं 1 जुलाई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनके ऊपर। इसके साथ साथ में आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं इस महीने के जितने भी अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, या कहूं तो जितने भी क्वेश्चन थे अपन ने पढ़ाए, उन सब की एक क्लास ले लेंगे ताकि एक बार आपका और रिवीजन हो जाए। जैसे कि अगर अपन ने 20 दिन क्लास ली है तो एक दिन में 10 क्वेश्चन, 20 × 10 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अपन उन 200 क्वेश्चनों का अध्ययन कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटा का समय लगेगा। उससे पहले आज अपन अध्ययन करेंगे 1 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो नए क्रिएटर होते हैं, जो नए नए प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उनके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब की कीमत बहुत ज्यादा होती है। और हो सकता है कि कई बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं वो लाइक और सब्सक्राइब का बोलते भी नहीं है, क्योंकि उनको तो बिना कहीं हजारों लाइक, हजारों शेयर उनके वीडियो का होता है। लेकिन अपन ने एक नई क्लास स्टार्ट की है, तो जब कोई कार्य नया स्टार्ट करते हैं तो उसमें दिमाग में कई प्रकार की चीजें चलती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इन सब का महत्व तो बना रहता है। तो आप कृपया करके क्लास देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें, साथ में साथ और अधिक लोगों को शेयर भी करें। तो चलते हैं आज अपने 1 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, आज का अपना पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी और किसके बीच में शहरी विकास और अर्बन चैलेंज फंड के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में जो स्वायत्त शासन विभाग है और इन चारों में से ऐसी कौन सी संस्था है जिसके बीच में शहरों के विकास के लिए और जो अर्बन चैलेंज फंड है उसके तहत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? HUDCO हुडको के बीच में, शहरी विकास मंत्रालय BOB या ICC के बीच में? आप बताइए। जो स्वायत्त शासन विभाग है, क्या है अपना जो स्वायत्त शासन विभाग है, उसके और किसके बीच में महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो स्वायत्त शासन विभाग और जो अपना हुडको है, इनके बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें क्या किया जाएगा? सॉरी, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें शहरों के विकास के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं उन पर चर्चा होगी और शहरों के विकास से संबंधित जितने भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। अगर देखें इसके बारे में और जानकारी तो देखिए, स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी और हुडको मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच में हाल ही में शहरी विकास और अर्बन चैलेंज फंड के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो टीयर 2 और टीयर 3 शहर है, मतलब शहरों को विभिन्न क्रमों में बांटा गया था, बड़े छोटे छोटे छोटे, उसके अनुसार जो टीयर 2 और टीयर 3 वाले शहर है उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। सॉरी, बार बार खांसी आ रही है। तकनीकी सहयोग, तो जो नगर निकाय को परियोजना या तैयार करने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने
और वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में हुडको तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अब जो हुडको है, जितने भी नगर निकाय है, उनको शहरों को स्वच्छ रखने के लिए और शहरों का विकास करने के लिए परियोजना तैयार करना और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना और वित्तीय संसाधनों का जो बेहतर उपयोग करने में हुडको है वो तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। किसको? नगर निकायों को। आधुनिक बुनियादी ढांचा, छोटे शहरों में आधुनिक सीवरेज, पानी और अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जितने भी छोटे शहर है जहां पर आज के समय जब भी बारिश होती है तो शहर की सड़कें कम लगती है और तालाब ज्यादा लगती है, तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, आज का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 की शुरुआत हुई है। उसके तहत राजस्थान में कुल कितने करोड़ बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान में कुल कितने करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो अभियान 2026 के तहत दवा पिलाई जाएगी? वो कहते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, तो कितने बच्चों को 2 बूंद दी जाएगी? 0.7 करोड़, 1.04 करोड़, 1.50 मतलब 1.5 करोड़ या 2 करोड़? बताओ कितने करोड़ बच्चों को, कितने करोड़ बच्चों को? तो किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों को? 1 से लेकर जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको दवा पिलाई जाएगी। कितने करोड़? 1.04 करोड़, 1.04 करोड़, 1.04 करोड़ बच्चों को क्या पिलाई जाएगी? पल्स पोलियो अभियान 2026 के तहत क्या पिलाई जाएगी? क्या पिलाई जाएगी? बूंद पिलाई जाएगी। क्या पिलाई जाएगी? बूंद, दवा पिलाई जाएगी। क्या पिलाई जाएगी? दवा पिलाई जाएगी। याद रखना। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देख लीजिए, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026, राष्ट्रीय प्लस राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान 2026। राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान 2026 की शुरुआत कब की गई? तो यह 2 दिन तक चलने वाला अभियान है जो 28 जून से लेकर, कब? 28 जून से लेकर अपने 30 जून तक चला। कब चला? 28 जून से लेकर 30 जून तक चला। इसमें कितने बच्चों को दवा पिलाई जाएगी? तो संख्या कितने बच्चों को? तो इसमें 1.04, कितने बच्चों को? 1.04 करोड़ बच्चों को क्या पिलाई जाएगी? दवा पिलाई जाएगी। कितने वर्ष के बच्चों को? तो बच्चे वर्ष 0 से 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 0 से 5 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान 2026 के तहत क्या पिलाई जाएगी? दवा पिलाई जाएगी। इसमें अभियान की अवधि 28 से लेकर 30 जून तक। टीकाकरण की प्रक्रिया में क्या किया जाएगा? इसमें 2 दिन है, 2 दिवस दवा पिलाई जाएगी। एक पहला दिन और एक दूसरा दिन। पहले दिन तो आपको कहां पर जाएगा? आपको बूथों पर जाना पड़ेगा जहां पर दवा पिलाई जा रही है वहां पर। तो पहले दिन कहां पर? पहले दिन जो बूथ बने हुए हैं वहां बूथ पर दवा पिलाई जाएगी। और दूसरे दिन जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, एएनएम है, वो घर जाकर जो भी एएनएम है वो घर जा जाकर क्या पिलाएगी? दवा पिलाएगी। तो ये अपना कौन सा हो गया? याद रखना, राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान 2026 कब से कब तक चला? 28 जून से लेकर 30 जून तक। कई राज्यों में ये 1 जुलाई और 2 जुलाई 2 दिन चलेगा। कितने करोड़ बच्चों को? 1.04 करोड़ बच्चों को दवा पिलाई जाएगी प्लस पोलियो की। कितने वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है? तो यह दवा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है। 2 दिनों में क्या किया जाएगा?
तो इसमें पहले दिन बूथ पर दवा पिलाई जाएगी और दूसरे दिन एएनएम है वो घर घर जाकर बच्चों को क्या पिलाएगी, दवा पिलाएगी। तो याद रखना राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026। ये चित्र में दिखाई दे रहा है, 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की हर बच्चे के लिए क्या है, जरूरी है। यह 28 से लेकर 28 को शुरू हुआ था, अपन ने पढ़ा था। अगला प्रश्न, यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान के किस क्षेत्र को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। वो कहते हैं ना, सबसे पहली चीज है पानी। अगर अपन को जीवित रहना है तो क्या चाहिए, पानी चाहिए। अगर आदमी एक भूखा रहता है तो वो लोग 5 दिन भी निकाल सकता है, कई बार हो सकता है 10 दिन भी निकाले, लेकिन अगर आदमी पानी नहीं पीता है तो वो 2 दिन से ज्यादा नहीं निकाल पाता है। और पानी भी ऐसी चीज है जो पृथ्वी में कई अवस्थाओं में मिलती है। कहीं पर शुद्ध पानी मिलता है, कहीं पर अशुद्ध मिलता है। जैसे अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र का पानी पीने लायक ही नहीं होता, इतना खारा होता है, इतना खारा होता है। और पानी को हमेशा वो कहता है ना कि साफ करके पीना चाहिए। पानी बाणी ईंधनी और दूध न लीजिए साण, समा दया हृदय धरो गुरु बतायो जान। जो पानी है उसको, बाणी अपन जो बोलते हैं उसको, तो पानी बाणी ईंधनी, ईंधनी मतलब पुराने समय में जब लोग शाम के टाइम जो महिलाएं होती थी वो लकड़ियां जलाने के लिए लाती थी, तो अपन को पता है कि लकड़ी के अंदर छोटे छोटे कोई जिंदावर सूखी लकड़ियों के अंदर पाए जाते हैं। तो कहा है कि पानी बाणी ईंधनी, जो ईंधनी है उसको भी अपन को एकदम अच्छी तरह से साफ करके लाना चाहिए। पानी बाणी ईंधनी ने दूध न लीजिए छाण, जो भी अपन दूध उपयोग में लेते हैं उसको छानना चाहिए। इतनी चीजें अपन को छान छान के मतलब साफ करके उपयोग में लेनी चाहिए। पानी बाणी ईंधनी दूध न लीजिए साण, क्षमा दया हृदय धरो। और हमेशा अपने हृदय में किसका भाव रखो, हृदय का भाव रखो। हृदय में किसका भाव रखो, क्षमा का भाव रखो। गुरु बतायो जान, ये सब नियम किसने बताए हैं, गुरु जी ने बताए हैं। तो याद रखना, पानी का नाम आया इसीलिए कहता हूं कि ये सभी चीजें छानने के अंतर्गत आती है। बाणी, बाणी मतलब जो अपन बोलते हैं उसको कैसे छानेंगे, उसको छानने के लिए कुछ नहीं होता, बस जब बोलते हैं तब एकदम सोच समझ करके बोलना चाहिए। तो यमुना का जो जल समझौता हुआ था उसके तहत राजस्थान के किस क्षेत्र को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। शेखावटी क्षेत्र को, शेखावटी में आपने चूरू है, सीकर है, झुंझुनू, मारवाड़ क्षेत्र को, हाड़ौती क्षेत्र को या ढूंढाड़ क्षेत्र को, बताओ पीने का पानी किस क्षेत्र को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अपना जो शेखावटी क्षेत्र है, कौन सा शेखावटी क्षेत्र है, वहां पर यमुना जल समझौते के तहत पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक इसके अगली स्लाइड, कि 1994 में अपर यमुना नदी बोर्ड समझौता हुआ था जिसके तहत राजस्थान को 10.4% पानी आवंटित किया गया था। व्यवस्था न होने के कारण यह 3 दशकों तक मतलब 30 सालों तक अटका रहा। वर्तमान में इसको लागू किया गया। समझौते का नाम क्या था, अपर यमुना नदी बोर्ड समझौता। अब देखिए, एक समझौता हुआ था 1994 में। अपर यमुना नदी बोर्ड समझौता कब हुआ, यह समझौता हुआ था 1994। सन 1994 में अपर यमुना नदी बोर्ड समझौता हुआ था। उसके तहत क्या किया गया था, उसके तहत यह कहा गया था कि यमुना नदी का जितना पानी है उसका 10.4%, कितना 10.4% पानी है वो किसको दिया जाएगा, वो राजस्थान को दिया जाएगा। अब ये मांग रखी गई और इसको मान भी लिया गया, लेकिन राजस्थान को पानी दे कैसे, ऐसा तो है नहीं भाई हथेली में लेके निकल पड़े ले राजस्थान 10.4% पानी नहीं हो सकता ना। उसके लिए सुविधा होनी चाहिए। पानी को किस प्रकार राजस्थान में लाएंगे, राजस्थान में उसको भंडारित कहां करेंगे, तो ये सभी सुविधाएं नहीं थी। और लगभग लगातार 30 दशकों तक, 3 दशकों तक, 30 वर्षों तक यह काम अटका रहा। और अभी जस्ट अपने 2 दिन पहले 29 जून 2026 को नई दिल्ली में वापस यह समझौता हुआ
क्या हुआ, वापस ये समझौता कब हुआ, अब समझौता हुआ ये 29 जून को, 29 जून 2026 को यह समझौता होता है दोबारा। यह समझौता होता है और अब इस समझौते में क्या किया गया, इसमें पहले तो राज्य याद रखना कि किन किन राज्य सरकार के बीच में हुआ, तो यह हरियाणा, हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच में, किसके बीच में, हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच में यह समझौता हुआ, जिसमें क्या किया जाएगा, राजस्थान के जो शेखावटी क्षेत्र है जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। पीने का पानी क्या करवाया जाएगा, पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। देखो इसमें मेन कहां से पानी लाया जाएगा, तो कौन से क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा, याद रखना राजस्थान में, राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र, जिसमें आपको पता है कि चूरू है, सीकर है और झुंझुनू है, ये जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। इन जिलों में मुख्य रूप से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। अब हरियाणा में कहां से लाया जाएगा, तो हरियाणा में एक जलाशय है, हरियाणा में एक जलाशय है जिसका नाम है हाथीनी कुंड बैराज। क्या नाम है, हाथीनी कुंड बैराज। हाथीनी कुंड बैराज एक स्थान है, ये कहां पर है, ये हरियाणा में, क्या है, हरियाणा, हरियाणा में एक स्थान है हाथीनी कुंड बैराज। वहां से पाइपलाइन लाई जाएगी, 3 पाइपलाइन, कितनी, 3 पाइपलाइन लाई जाएगी, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अब ये लाके इसमें पानी कहां भंडारित करेंगे, राजस्थान का जो अपना चूरू जिला है उसमें एक जलाशय है हंसियावास, एक जलाशय है हंसियावास जलाशय। यह हंसियावास जलाशय कहां है, अपने राजस्थान के चूरू जिले में, कहां है, राजस्थान का जो चूरू जिला है उसमें यह जलाशय है, वहां पर पानी लाया जाएगा। तो यह परियोजना है अपर यमुना नदी बोर्ड समझौता हुआ था, याद रखना 1994 में, जिसमें 10.4% पानी राजस्थान को देना था, लेकिन उस समय उपयुक्त सुविधा थी नहीं, पानी को कैसे लाए, तो अब वापस 29 जून 2026 को समझौता होता है, मतलब आज से 2 दिन पहले, और उसमें यह निश्चित किया गया कि जो हाथीनी कुंड बैराज है हरियाणा में, वहां से 3 पाइपलाइनों के द्वारा हंसियावास जलाशय चूरू में पानी लाया जाएगा। अब इसके बीच की दूरी कितनी है, तो इसके बीच की दूरी है 295.5 किलोमीटर, मतलब आप लमसम मान सकते हो 300 किलोमीटर दूरी है। 3 पाइपलाइन लाई जाएगी और हंसियावास जलाशय चूरू में पानी इकट्ठा किया जाएगा, और उसके बाद में अपने जो शेखावटी क्षेत्र में सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, वहां पर उन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो याद रखना इसके बारे में, 29 जून 2026 को वापस हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच में समझौता होता है, यमुना नदी जल समझौता 2026। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, देश का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां पर है, जिसका उद्घाटन पीएम श्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को करने वाले हैं। 4 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी एक रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले हैं। ये वही रिफाइनरी है जिसमें जब मोदी जी कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले उसका उद्घाटन करने वाले थे, तभी उसमें एक दिन पहले आगजनी की घटना हो गई थी, तो कार्यक्रम को पूरा रद्द करना पड़ा था। अब वापस पीएम श्री नरेंद्र मोदी वापस उसी रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले हैं, कब, 4 जुलाई को। आप बताइए, यह जो रिफाइनरी है, यह देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। यह कहां पर है, बाड़मेर में, बालोतरा में, बीकानेर में या सूरत में, बताओ कहां पर है। तो सबको पता है कि ये कहां पर है, ये अपने पचपदरा बालोतरा में। कहां पर है, ये अपने पचपदरा, कहां पर है, ये अपने कहां पर है,
ये पचपदरा पालोत्रा में है। अगला क्वेश्चन, आज का अपना 5वां क्वेश्चन। थोड़ी बहुत इसके बारे में अगर जानकारी देखें तो देख लीजिए, यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल। अब याद रखना किसकी ये संयुक्त उद्यम है, तो जो एचपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और जो राजस्थान सरकार है उनका एक संयुक्त उद्यम है। इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष यह 9 मिलियन मीट्रिक टन, 9 मिलियन मीट्रिक टन है वो तेल का उत्पादन कर सकती है। लागत इस विशाल परियोजना को लगभग 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से तैयार किया गया था। पचपदरा रिफाइनरी का 4 जुलाई को करेंगे पीएम मोदी उद्घाटन। क्या करने वाले, पीएम मोदी इनका उद्घाटन करने वाले। हालांकि पहले सभा रखी गई थी, लेकिन वर्तमान में कोई सभा नहीं रखी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी जोधपुर में किसी टर्मिनल का उद्घाटन करने आ रहे हैं और वहीं से टाइम निकालकर थोड़े समय के लिए यहां आएंगे और उद्घाटन करके वापस चले जाएंगे। यहां पर किसी भी सभा को संबोधित नहीं किया जाएगा। याद रखना, एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, आज का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किसको देश का 31वां थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में जो अपने 30 जून है, उनको देश का एक नया थल सेना अध्यक्ष किन को नियुक्त किया गया है, बताओ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, या जनरल मनोज वाजपेयी को, या लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल सिंह को। बताइए किनको थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। धीरज सेठिया, जो सेठिया है धीरज सेठिया, उस धीरज सेठिया को कौन सा अध्यक्ष बनाया गया है, धीरज सेठिया को थल सेना अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष बनाया है, थल सेना अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अपने जो धीरज सेठिया है उनको क्या बनाया गया है, थल सेना अध्यक्ष। याद रखना, इनके बारे में अगर जानकारी देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को देश का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह कितने तारीख को, 30 जून 2026 को। कब, 30 जून 2026 को कार्य ग्रहण करेंगे। कब करेंगे, 30 जून 2026 को कार्य ग्रहण करेंगे। कौन करेंगे, अपने लेफ्टिनेंट जनरल श्री धीरज सेठ। कौन करेंगे, श्री धीरज सेठ। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये कितने नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं, तो ये अपने 31वें नंबर, कितने नंबर, 31वें नंबर थल सेना अध्यक्ष। तो ये अपने 31वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष है। इनसे पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे, उपेंद्र द्विवेदी। इनसे पहले कौन थे, अभी रिटायर कौन हुए हैं, अभी रिटायर हुए अपने उपेंद्र द्विवेदी। द्विवेदी है, यस, उपेंद्र द्विवेदी है, वो वर्तमान में रिटायर हुए हैं। उनके स्थान पर नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं धीरज सेठ। ये 31वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। इन्होंने अभी 30 जून 2026 को क्या किया है, कार्य ग्रहण किया है। और ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये अपने हैं धीरज सेठ। कौन है, धीरज सेठ। चलते हैं आज के अपने अगले 6ठे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहां पर आयोजित समर फैंसी फूड शो 2026 में अब तक के सबसे बड़े भागीदार का रिकॉर्ड बनाते हुए इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। वहां पर इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है, मतलब कहीं पर एक शो चल रहा था, समर फैंसी फूड शो। समर मतलब गर्मी की ऋतु में, फैंसी मतलब सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे, फूड मतलब खाने की चीजों का शो चल रहा था। उसमें भारत ने भी अपना एक पवेलियन है उसका उद्घाटन किया है। आपको बताना है कि ये शो कहां चल रहा था, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, या यूरोप में। आपको बता दूं कि ये शो चल रहा था अपने उत्तरी अमेरिका में। कहां चल रहा था, उत्तरी अमेरिका में शो चल रहा था। और इसमें भारत ने अपने सबसे बड़े पवेलियन का उद्घाटन कर दिया है। मतलब वहां पर भारत के लोग भी कुछ बैठे हैं और वो अपनी बनाई हुई विभिन्न प्रकार के जो फूड के प्रोडक्ट हैं, जो चीजें हैं, वो बता रहे हैं। जिसमें जो बासमती राइस है, बासमती चावल से बने हुए अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, उनकी सराहना भी की जा रही है। अगर इसके बारे में जानकारी देखें तो देखिए, ये देखिए ये कहां हो रहा है, ये जेकब के जेविट्स कन्वेंशन सेंटर में। कहां पर, जेकब के जेविट्स कन्वेंशन सेंटर में 28 से 30 जून तक न्यूयॉर्क में ये समर फैंसी फूड शो
समर समर फैंसी फूड शो 2026 है, वो कहां हो रहा है वर्तमान में? न्यूयॉर्क। कहां पर? और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा फूड शो है। कहां का? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा फूड शो है। और इसमें यह 3 दिवसीय आयोजन है, जिसमें लगभग 2400 से अधिक प्रदर्शक और 30,000 से ज्यादा व्यापारी पेशेवरों ने हिस्सा लिया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन इटपो के नेतृत्व में भारत ने शो में अपनी सबसे बड़ी भागीदारी दर्ज की है। भारत ने भी वहां पर अपनी भागीदारी है वो दर्ज कर दी है। चलते, ये है, दिख रहा है एपिडा और भारत, ये इंडिया। इस प्रकार का ये उद्घाटन वहां पर किया गया। 7वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026, प्रश्न मैंने आपको यह पढ़ाया था कि ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 का आयोजन हाल ही में कहां हो रहा है? तो उत्तर अपना था ऑस्ट्रेलिया। अब वो समापन हो गया है। अब प्रश्न ये है कि टीम इंडिया ने हाल ही में आयोजित ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं? जो टीम इंडिया है उसने इसमें कितने पदक जीते हैं आपको यह बताना है। 1 पदक, 3 पदक, 5 पदक या 9 पदक? बताओ कुल पदक कितने जीते हैं। मतलब कांस्य पदक, रजत और अपने स्वर्ण, उनमें कुल पदक भारत ने कितने जीते हैं? तो भारत ने 5 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखें तो देखिए, ये पढ़। पहला तो ये कि ग्लोबल स्किल चैलेंज ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026, इसका आयोजन कहां किया गया? पहला ही पहला यह बनता है, इसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन अपने किया गया ऑस्ट्रेलिया में। कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। कहां किया गया? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कब से कब तक? 23 से 29 जून तक। कब किया गया? 23 से 29 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसमें कौन कौन से देश थे? तो इसमें भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस, कोरिया और अन्य 16 वर्ल्ड स्किल सदस्य देशों के लगभग 600 प्रतियोगिता विशेषज्ञ, अनुवादक और अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। इसमें भारत ने कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते। भारत ने कितने पदक जीते? 5। 5 में कौन कौन से? भारत ने 3 तो स्वर्ण पदक जीते, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। याद रखना, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने 5 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य। स्वर्ण पदक किस किसने जीता? तो स्वर्ण पदक पवन भद्रावती सुरेश जो कर्नाटक के हैं, उन्होंने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 जो ऑस्ट्रेलिया में हुई, उसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जो पवन भद्रावती सुरेश है, पवन भद्रावती सुरेश, 3 नाम आ गए, पवन, भद्रावती और सुरेश। अपन पवन भी नाम यहां पर रखते हैं, भद्रावती नाम भी रखते हैं और सुरेश नाम भी रखते हैं। तो इसने क्या है भाई, ये एक आदमी है, 3 आदमी नहीं है, इसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में स्वर्ण पदक जीता है। फिर है मौसम कुमार गिरी, इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग, मौसम याद रखना, मौसम में क्या होता है? मौसम में क्लाउड मतलब बादल होते हैं, मौसम में बादल होते हैं। तो क्लाउड कुमार गिरी ने, जो बिहार के, उन्होंने क्लाउड कुमार गिरी नहीं, सॉरी, मौसम कुमार गिरी है जो बिहार के, इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। फिर एक है विष्णुप्रिया सुनील जो दिल्ली के हैं, इन्होंने स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना इन तीनों के बारे में, पवन भद्रावती सुरेश, मौसम कुमार गिरी और विष्णुप्रिया सुनील, इन तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो मौसम कुमार गिरी है, इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में स्वर्ण पदक, पवन भद्रावती ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में स्वर्ण पदक और विष्णुप्रिया सुनील ने स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत ने कुल 5 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये यहां पर थोड़ा सा इसका चित्र है।
अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं स्टार वाला दर्जा दूं तो ये है कि निम्न में से कौन सी एक छोटे और मध्यम क्लिनिकों के लिए सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS है। मतलब एक जो छोटे अस्पताल है उनके लिए एक डिजिटल अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रारंभ की है। मतलब अस्पताल में जितने भी कामकाज होते हैं छोटे अस्पतालों के, उन सबको ऑनलाइन करने के लिए एक प्रकार की प्रणाली शुरू की गई है। तो बताओ उसका नाम क्या है? आभा क्लिनिक प्रणाली, डिजीवन क्लिनिक प्रणाली, नेत्र क्लिनिक प्रणाली या ई सुश्रुत एट क्लिनिक? बताइए कौन सी प्रणाली की शुरुआत की गई? तो ये जो प्रणाली थी, इस प्रणाली का नाम है ई सुश्रुत क्लिनिक। क्या नाम है? ई सुश्रुत क्लिनिक प्रणाली की शुरुआत की गई। अब इसके अंतर्गत क्या था वो भी अपन देख लेते हैं कि जो ई सुश्रुत क्लिनिक छोटे और मध्यम क्लिनिकों के लिए सरकार द्वारा समर्थित एक डिजिटल अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसे क्या होगा? इसे उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। इसमें क्या होगा? तो यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू हुआ था उससे भी ये जुड़ा हुआ है। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी जो आभा आईडी है वो बना सकते हैं और आपका जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड है, जितना भी आपका स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड है, उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं और साझा कर सकते हैं। डिजिटल समाधान, इसमें मरीज का पंजीकरण किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पर्ची प्रबंधन, डिजिटल बिलिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा शामिल है। मतलब ये सभी जानकारी उसमें सेव रहती है। तो ये छोटे क्लिनिकों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रही है, ये ई श्रुति एट क्लिनिक। अगला क्वेश्चन आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है आज का अपना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर देश की पहली सफल सैटेलाइट निर्देशित लैंडिंग का परीक्षण किया गया था? हाल ही में कहां पर देश की पहली सफल सैटेलाइट निर्देशित लैंडिंग, मतलब लैंडिंग करने से थोड़े से पहले ही उपयुक्त जानकारी देने के लिए एक प्रकार की ये परीक्षण लॉन्च किया गया था, एक प्रकार का परीक्षण किया गया था। यह कहां पर किया गया? बीकानेर में, उदयपुर में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में? अब इसमें ऐसा ऑप्शन सही है, ऐसा उत्तर सही है, ऐसा सही है कि सोच नहीं सकते। अपन सोचेंगे कि सैटेलाइट है और उसके द्वारा जो एरोप्लेन है उसकी लैंडिंग को, उसका परीक्षण किया जा रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों में किया जाएगा जो काफी दूर हो या काफी विकसित हो। लेकिन इसमें ना तो बीकानेर जो खुला इलाका, ना वहां किया जाएगा, ना दिल्ली में, ना चंडीगढ़ में। इसका जो परीक्षण किया गया वो उदयपुर में किया गया। कहां किया गया? अपने झीलों की नगरी उदयपुर में किया गया। इसमें क्या था तो देखो, भारत ने 27 जून 2026 को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए उदयपुर हवाई अड्डे पर स्वदेशी सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके पूर्ण आकार के कमर्शियल जेट जो इंडिगो एयरबेस है उसकी देश की पहली सफल सैटेलाइट निर्देशित लैंडिंग का परीक्षण किया है। मतलब जितना भी लैंडिंग के संबंधी जितना भी काम होगा वो सैटेलाइट के द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि आपको यहां पर लैंडिंग करनी है कि नहीं करनी है, या आप यहां पर किस प्रकार लैंडिंग कर सकते हो। तो इस प्रकार की एक भारत ने स्वदेशी तकनीक विकसित की है। यह लैंडिंग भारतीय विमान प्राधिकरण और जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, उसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित तकनीकी पर आधारित थी। यह जो लैंडिंग है इससे संबंधित जितने भी नियम है, जितनी भी प्रणाली बनाई गई, यह भारतीय विमान पतन प्राधिकरण है उसके द्वारा और जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, उनके द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया गया। इसमें क्या होगा तो सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम विमानों को जमीन पर मौजूद महंगे इंस्टॉलेशन के बिना 200 फीट या 60 मीटर की ऊंचाई तक सटीक, लंबवत और क्षैतिज मार्गदर्शन प्रदान करता है। मतलब कई बार तो जो विभिन्न प्रकार के एरोप्लेन होती है उनको लैंडिंग के लिए जमीन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण प्रणाली होती है, वो जब सूचना देती है तब वो लैंडिंग करती है। लेकिन ये सैटेलाइट प्रणाली ऐसी है कि इसमें आपको लगभग 200 फीट और 60 मीटर ऊंचाई तक की एकदम पूरी विधिवत जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की ये एक प्रणाली लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, लेकिन आज का अपना दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन 1 और 2 जुलाई को कहां पर किया जाएगा? 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो 2026 का है उसका आयोजन 1 और 2 जुलाई को कहां पर किया जाएगा? न्यू दिल्ली में, जयपुर में, कोलकाता में या लखनऊ में? जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस
गिरवने सम्मेलन का राष्ट्रीय आयोजन, कैसा आयोजन है, इसका जो राष्ट्रीय आयोजन है वो राष्ट्रीय आयोजन कहां पर किया जाएगा, आपको यह बताना है। इसका जो राष्ट्रीय आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा, अपने राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कहां पर किया जाएगा, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। और जानकारी देखें तो देख लीजिए, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायती विभाग डीआरपीजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राजस्थान सरकार के सहयोग से 1 और 2 जुलाई 2026 को राजस्थान में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, राजस्थान में, जयपुर में। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय क्या है, इसका विषय है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। इसकी थीम है ई गवर्नेंस 2026 के लिए सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार 17 उत्कृष्ट पहलों को प्रदान किए जाएंगे। इसमें कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे 17 उत्कृष्ट पहलों को, जिसमें इन पुरस्कारों में 7 श्रेणियों में 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार शामिल है। कौन कौन से पुरस्कार है, 10 स्वर्ण पदक, 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार है वो शामिल है। इस प्रकार आज के ये अपने 1 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन थे। मैंने आपको एकदम धीरे धीरे आसानी से सारे प्रश्नों को विस्तार से समझाया है। आशा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी क्लास जरूर पसंद आई होगी। अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लास को शेयर करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।